गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सोचें, इसके बिना अगर हम लाइफ को सोचें तो शायद लाइफ आज की तारीख पर अधूरी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी इस समय मतलब नहीं हो पा रहा है हमारी लाइफ में। कहीं इलेक्ट्रिसिटी की जरा सी शॉर्टेज होती है तो एकदम जीवन तितर बितर होने लगता है। हमारे घर में पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। मोबाइल फोन भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहा है। जो आपकी क्लास चल रही है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल पा रही है। अगर नहीं होती तो शायद ये क्लास भी आपकी नहीं चल पा रही होती, है ना। तो इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी डेली लाइफ में भी और आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी। हम यहाँ पर जो क्लासेस में ले रहे हैं ये सारे नेशनल और स्टेट बोर्ड्स के लिए सफिशियंट होगी। हिंदी और दोनों इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, नेशनल बोर्ड का मतलब तुम्हारे जो भी राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड हैं जो पूरे देश में भर में फैले हुए हैं। स्टेट बोर्ड, हर एक स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, उसकी बात मैं कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी का एक दूसरा रूप है, एक दूसरा फॉर्म है। एनर्जी कौन सी? जैसे हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कई तरह की होती है, कई रूप होते हैं उसके, कई फॉर्म होते हैं। जैसे साउंड एनर्जी, जैसे थर्मल एनर्जी मतलब ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। जहां पर मूवमेंट होने लगता है किसी चीज में तो हम लोग बोल देते हैं उसको ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये सारे के सारे जो फॉर्म है एनर्जी के, ये डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म है। उनमें से एक फॉर्म तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी सारे एनर्जी के जो रूप हैं उनकी तुलना में इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिसिटी के बाकी जितने भी रूप हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, सॉरी एनर्जी के, उनके तुलना में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके कई सारे रीजन हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर एक उसका होता है रीजन ऑफ फॉर वाइडली यूज्ड, रीजन वाई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी is being used widely over other forms of energy। तो कई सारे इसके रीजन हैं। नंबर 1 में आपको रीजन बताता हूं, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इजी ट्रांसपोर्टेशन है इसका। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन इजी है, बाकियों की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तुम्हारा इजी है। तो ये एक इसका अहम रीजन है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं वो भी लिखता हूं, इजी ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी चीज, बाकियों की तुलना में हम लोग इसको कंट्रोल्ड वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैन बी यूज्ड इन कंट्रोल्ड अमाउंट। कैन बी यूज्ड इन कंट्रोल्ड अमाउंट। और तीसरी चीज है कि इससे सिंगल स्टेप में किसी दूसरी एनर्जी को बनाया जा सकता है। कैन बी कन्वर्टेड into another form of energy, into another form of energy, into another form of energy in a single step। ठीक, तो ये चीज है। पहले हम समझते हैं इजी ट्रांसपोर्टेशन।
पहले हम ये वाला नंबर समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहता है, या मान लीजिए कहीं दूर दराज के इलाके में रहता है, किसी कस्बे से या शहर से वो ईंधन को खरीद के ले जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर या तेल, कोई भी तेल, केरोसिन का तेल, या कहीं जंगल से लकड़ी काट के लाता है दूर से। तो ट्रांसपोर्टेशन है इनका, दिक्कत भरा ट्रांसपोर्टेशन है, लाद के ले जाना पड़ेगा, ह्यूमन पावर ज़्यादा लगेगी, मतलब मैन पावर ज़्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे ऐसे हो, चाहे जहां से भी हो, बहुत ही इजी ट्रांसपोर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। जहां पर बिजली बनती है और जहां पर पहुंचती है, यहां से छोड़ी जाएगी वहां तुरंत पहुंच जाएगी, कभी भी टाइम लैप्स नहीं होता। तो इसीलिए एनर्जी बहुत ही क्विक पहुंच जाती है, टाइम सेविंग होती है इसमें, इसके ट्रांसपोर्टेशन में, और बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, लॉस कम होते हैं, खर्चे कम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरी चीज क्या है, कैन बी यूज्ड इन कंट्रोल्ड अमाउंट। दूसरा रीजन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोयला है, अगर कोयले से किसी को खाना बनाना है भट्टी पे, तो कोयला इतना सारा लेगा, वो जाकर के जला देगा, कोयला जलने के पहले ढेर सारा धुआं करेगा, काफी एनर्जी तो इसी में वेस्ट हो जाएगी। बर्तन बाद में रखा जाएगा खाना बनाने के लिए, पूरी हीट बर्तन को मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, आसपास से कई सारी हीट ढेर सारी वो भी निकल जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से हीट का वेस्टेज वहां पर ज्यादा हो जाता है। तीसरी चीज होती है कि जो तुम्हारा जो है, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट अगर हमें खाना पका रहे हैं और अगर हमें अचानक से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ जाए, तो हम टेम्परेचर भी अचानक से नहीं बढ़ा सकते, वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे जब कोयला जलेगा तभी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर मान लीजिए कि जैसे इंडक्शन वाला कुकर आता है आजकल, इंडक्शन वाला जो गैस वो चूल्हा आता है, तो उस पर बर्तन रख दीजिए, इंडक्शन में क्या होगा कि जो एनर्जी होगी वो सीधे बर्तन में पहुंचती है, इधर उधर कहीं नहीं जाती, इसीलिए हीट का मतलब एनर्जी का वेस्ट नहीं होता उसमें। दूसरी चीज कि अगर हमें हीट बढ़ानी है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हम सिर्फ बटन दबाएंगे, सीधे टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा, टेम्परेचर सीधे बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये उसकी सबसे खास बात होती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बहुत तेजी से उसमें जल्दी से बढ़ जाता है, टेम्परेचर जल्दी से कम हो जाता है। अगर चाय बना रहे हैं, चाय बाहर आने लगी, टेम्परेचर कम कर दिया फट से, तुरंत डाउन हो गया, तो हीट की रिक्वायरमेंट कम हो गई, हीट की रिक्वायरमेंट कम हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम इस्तेमाल हो रही है। तो जो हम एनर्जी यहाँ कम इस्तेमाल करेंगे वो कहीं और इस्तेमाल हो जाएगी, कोई दूसरा कर सकता है, मगर ऐसे बाकी के सोर्सेस में ऐसा नहीं हो सकता। हमने अगर एक बार अगर हमने कोयला जला दिया है, तो कोयला अगर हमने जला दिया है तो होगा क्या, उसमें होगा क्या कि एक बार कोयला जल गया है तो पूरा खाना बनेगा, बन जाएगा, और उसके बाद में जो हीट उसमें बचेगी वो इस्तेमाल में नहीं आ पाएगी आपके। या फिर कोई पड़ोसी आकर के अपना खाना उस पर बना ले, तो पड़ोसी भाई वो खुद लेकर के अपने घर में बना रहा होगा ऐसे ही, वो क्यों आएगा, तो इसीलिए ढेर सारी हीट उसमें वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरी चीज क्या है, कह रहा है कि कैन बी यूज्ड इन कंट्रोल कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उससे किसी दूसरी एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उससे कोई दूसरी एनर्जी बहुत ही तेजी से बनाई जा सकती है, मतलब एक स्टेप में बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे कोई दूसरी एनर्जी बनाने के लिए बहुत 3-5 करने पड़े, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है, म्यूजिक सिस्टम लगा दीजिए, डायरेक्टली तुम्हारे साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, साउंड एनर्जी निकलने लगेगी। बट तुम सोचो कि कोयले से साउंड एनर्जी, नॉट पॉसिबल। तुम्हें लाइट एनर्जी चाहिए, तुमने सिर्फ बल्ब लगाया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट, कोयले से तुम लाइट एनर्जी कन्वर्ट करोगे, सफिशिएंट लाइट तुम्हें मिलेगी ही नहीं, कोयला हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे बाकी सारी एनर्जी तुम्हारी वन स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलाना है, सिर्फ मोटर लगा दीजिए, पंखा लगा दीजिए, मतलब पंखा लगा दीजिए, सीधे चलेगा, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी अब। मगर जरा सोचो कि अगर तुम्हें कोयले से अगर तुम्हें पंखा चलाना पड़े, तब तुम क्या करोगे। कोयले से कोयले को जलाओगे, जला करके गर्म करोगे, मतलब जलेगा, फिर पानी गर्म करोगे, पानी से स्टीम बनेगी, स्टीम को बाद में टरबाइन में ले जाओगे, टरबाइन घूमेगी, उससे पंखा जोड़ो, कितने सारे स्टेप हो गए इसमें, कितना सारा खर्चा हो गया इसमें। तो इसी वजह, यही रीजन है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये इन्हीं रीजंस के कारण बहुत ही ज्यादा यूज करी जाती है, मतलब बाकियों की तुलना में ज्यादा फेवर है इसका। इसी यही रीजन है कि बाकियों की तुलना में ये इसलिए ज्यादा यूज करी जाती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अरे ये इधर, हाँ ऐसे करके, तो ये है उसके कुछ रीजन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा, हाँ ऐसे करके यूं। चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। आपने ऐसे ऐसे खंभे तो आसपास जरूर देखे होंगे, आपने ऐसे खंभे तो आसपास अपने इलाके में जरूर देखे होंगे, जैसे कभी अपने सड़क के किनारे कभी देखे होंगे, कहीं
कहीं आपने जो है सड़क के किनारे देखे होंगे या फिर किसी कस्बे में देखे होंगे, कहीं खेत में इस तरीके के खंभे लगे होते हैं। एक स्टेशन टाइप का बना होता है, वहाँ पर ढेर सारी इलेक्ट्रिकल की मशीनें रखी होती हैं, ढेर सारी इलेक्ट्रिकल की मशीनें रखी होती हैं। यहाँ पर एक तरफ से बिजली आती है, दूसरी तरफ से बिजली जाती है ना। इसको बोलते हैं सब स्टेशन। एक्चुअली में होता क्या है, मेरी बात समझिएगा, कि यहाँ पर बिजली पैदा होती है। मान लीजिए ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, ठीक है ना। इनसे 3 तारों में बिजली जाती है ऐसे करके, और यहाँ पर तुम्हारा एक स्टेशन बना होता है जहाँ पर ढेर सारे पोल होते हैं इस तरीके के, ठीक है ना। इस तरीके के ऐसे करके पोल होते हैं ऐसे करके। तो ये जो खंभे लगे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो खंभे लगे होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये खंभे जो होते हैं ऐसे करके, इनमें बिजली ऐसे करके चली जाती है। और उसके बाद में ये खंभे जो होते हैं ना, ये दूसरी तरफ बिजली को ऐसे करके ट्रांसफर कर देते हैं ऐसे करके दूसरी तरफ। तो यहाँ से बिजली जनरेट होकर के जाती है 11,000 वोल्ट पे, 11,000 वोल्ट पर यहाँ पर बिजली जनरेट होती है 11,000 वोल्ट। मगर जो हमारे घरों में आती है वो आती है 220 वोल्ट पर। तो यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है उपग्रह। मतलब बिजली घर ये है, ये उपघर है, छोटा सा घर, ठीक है। तो इसीलिए ये होती है खास बात। यहाँ पर पूरा सिस्टम एक लगा होता है जो कि यही काम करता है बिजली के ट्रांसमिशन का। इसीलिए हम लोग जो है सब स्टेशन को देखते हैं कि बड़े शहर में या किसी आसपास के कस्बे में जरूर इसको लगाया जाता है। जहां से आपकी बिजली आती होगी वहां पर इसको आप लोग देख सकते हैं, सब स्टेशन बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। इस तरीके के अरेंजमेंट्स, ये ऊंचे ऊंचे से जो पोल होते हैं, इन पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की बिजली चलती है। इलेक्ट्रिसिटी चलती कैसे है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अभी पीछे मत देखिए, मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। हम लोग जानते हैं कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है। दुनिया की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनका नाम होता है एटम। और जो छोटे छोटे से एटम्स होते हैं वो मिलकर के बने होते हैं, जो छोटे छोटे से एटम्स होते हैं वो मिलकर के बने होते हैं 3 उनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिनका नाम होता है इनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का आपस में जो म्यूचुअल बिहेवियर है वो क्या होता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो म्यूचुअल बिहेवियर है, म्यूचुअल बिहेवियर मतलब आपसी व्यवहार। जैसे कि अगर 2-3 बच्चों का अगर उनका व्यवहार जानना हो आपस का, तो उनको एक कमरे में बैठा दीजिए और उनको बातें करने दीजिए। 1-1.5 घंटे, 2 दिन, 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, कुछ दिन लग सकते हैं, पूरा का पूरा उनका सब पता चल जाएगा आपस में सबको कि ये कैसा है, वो कैसा है, मैं कैसा हूं, है ना। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल बिहेवियर। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, सबसे पहले हमने ये किया कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स थे तुम्हारे यहाँ पर ऐसे करके, सारे के सारे जो पार्टिकल थे उनको मैंने ऐसे ऐसे करके एक एक करके हमने यहाँ पर एक एक करके सभी को बिठाल दिया। ये सारे के सारे पार्टिकल को मैंने एक एक करके यहाँ पर बिठाल दिया। एक बार इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने रखा, प्रोटॉन को प्रोटॉन के सामने रखा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने, प्रोटॉन को प्रोटॉन के सामने, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के सामने, और इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के सामने रखा। मैंने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देख करके दूर भागने निकला, ठीक है ना, और प्रोटॉन तुम्हारा प्रोटॉन को देख करके दूर भाग निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें जरा ध्यान से, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, उसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को दूर देख करके दूर भाग निकले हैं, इसका मतलब है इनके बीच में कोई ऐसा फोर्स लगा है, इनके बीच में कोई ऐसा फोर्स लगा है जो इनको दूर भगा रहा है। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल बोलते हैं हिंदी में। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल पड़े, इसका मतलब इनके बीच में एक आकर्षण बल लगने लगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा था। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में लग गया है, ठीक है। अच्छा, जहां जहां न्यूट्रॉन थे वहां वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। न्यूट्रॉनों की वजह से न्यूट्रॉन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते किसी पर फोर्स लगाने में या अपने ऊपर लगवाने में। साधु महात्मा है ये, तो इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो ऐसे हमको पता चल जाता है कि ये रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव और ये तुम्हारा नो फोर्स की स्थिति क्रिएट हो जाती है। अब बात ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि किनके ऊपर कैसा चार्ज है, मतलब आई मीन ये हम कैसे जानेंगे कि हम ये चीज कैसे जानेंगे कि किनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा। अगर हमको इलेक्ट्रॉन के जैसे कोई दूसरे पार्टिकल दिख जाएं और प्रोटॉन के जैसे दूसरे पार्टिकल दिख जाएं, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा हम कैसे जानेंगे। ये चीज सॉल्व करने के लिए एक काम किया गया,
वो ये किया गया, एक मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। क्या दे दी गई? एक मैथमेटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी दे दी गई सभी को। ऐसी प्रॉपर्टी दी गई, ऐसे गुण दे दिए गए इनको मैथमेटिक्स के रूप में कि अगर इनके जैसी प्रॉपर्टी अगर दूसरों के पास हुई तो हमको ये पता करना आसान हो जाएगा कि ये उसके साथ में कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो ऐसी जो प्रॉपर्टी है मैथमेटिकल, ऐसी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को एक नाम दिया गया क्या? चार्ज। ऐसी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को एक नाम दिया गया चार्ज। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज तीन तरीके की यहाँ पर दी गई हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। नेगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हिंदी में बोलते हैं ऋण आवेश। और जो तुम्हारा दूसरा है वो है तुम्हारा पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं धन आवेश। और ये है तुम्हारा न्यूट्रल, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उदासीन। तो इस तरीके से तुम्हारा जो चार्ज है वो तुम्हारा तीन तरीके से आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज हमने क्या किया कि कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया और तुम्हारा प्रोटॉन को तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज दिया गया ऐसे करके। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल चार्ज दिया गया है ऐसे करके। ठीक है, प्रोटॉन को पॉजिटिव और न्यूट्रॉन को न्यूट्रल चार्ज दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका मतलब ये है कि जब कभी भी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आमने सामने होंगे तो उनके बीच में चार्ज और उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा? उनके बीच में फोर्स लगेगा तुम्हारा रिपल्सन। और अगर कभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आमने सामने होंगे तो भी उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सन। और अगर मान लीजिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अगर आपने सामने होंगे तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अगर कहीं पर न्यूट्रॉन रखा है तो न्यूट्रॉन के होने से कोई भी फोर्स नहीं लगता है। समझ जाइएगा, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो जब कभी भी सेम टाइप के चार्जेस सामने सामने होते हैं तो इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो यहां से हमको एक चीज पता चल गई, यहां से हमको एक चीज ये पता चल गई कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब या तो वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। ठीक है ना, तो लाइक चार्जेस इनके बीच में कभी भी, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज मेंशन कर दूंगा कि लाइक चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर। ठीक है ना, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसको इधर कर देता हूं ऐसे करके। हाँ, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर मैं एक स्टार बनाता हूँ, उसमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ या फिर ऐसे लिख देता हूँ नोट। ये लिखने वाली ये इंपॉर्टेंट चीज है और याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एंड अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, बट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बोथ ऑफ दिस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हारा कितना होता है देखिएगा मैं आपको यहाँ पर, तो चार्जेस की जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू है वो होती है तुम्हारी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ऐसे करके लिखा जाता है ई माइनस। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ऐसे करके लिखा जाता है ई माइनस यूं करके। ठीक है, और प्रोटॉन के चार्ज को ऐसे करके लिखा जाता है पी प्लस ऐसे करके। ठीक है ना, तो प्रोटॉन के चार्ज को ऐसे करके लिखा जाता है यूं करके, यूं। ठीक, अच्छा दूसरी चीज जरा ध्यान से आप समझिएगा। दूसरी चीज, ये जो तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये तुम्हारा 0 कूलम का चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो तुम्हारा -1.6 है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, समझ जाइएगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है वो। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। कभी भी अगर आपके स्कूल में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि चार्ज की यूनिट क्या होती है तो आप क्या बताओगे? चार्ज की यूनिट आप बताओगे क्या? ऐसे करके कूलम। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है? ये तो चीज हमें पता चल गया। अच्छा, ये एक एटम का फोटो दिया गया है आपके। ठीक है, ये एक एटम का फोटो दिया गया है। यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान से देखें तो बीचों बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर बीच वाला पोर्शन, इस बीच वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नाभिक। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नाभिक। ठीक है ना,
हाँ, ये एक सॉलिड पोर्शन होता है किसी एटम के अंदर, गठरी टाइप का, जैसे बेरी में बेर होते हैं, तो सॉरी बेर में गुठली होती है, तो यहाँ पर ये गुठली टाइप की है। इसके अंदर तुम्हारे दो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर तुम्हारे दो पार्टिकल्स होते हैं, एक तुम्हारा होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक तुम्हारा होता है प्रोटॉन, दूसरा तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है। और जो बाहर पाए जाते हैं, बाहर वो होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बाहर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर जहां पर मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। जैसे ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन सेल हैं जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, तो प्रोटॉन पर तुम्हारा चार्ज हमने जैसे कि पहले ही बता दिया, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 होता है, इलेक्ट्रॉन पर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे करके इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है उसकी वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम है, प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी बहुत कम है, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग आगे की दिशा में। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सोडियम एटम को अज्यूम करिए, आप सोडियम एटम को अज्यूम करिए ऐसे करके। अब सोडियम एटम को अगर आप अज्यूम करेंगे ऐसे करके, तो सोडियम जैसे केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग जब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कई सारे जो रासायनिक तत्व होते हैं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना, कार्बन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जब एलिमेंट्स को हम लोग इनका अलग अलग सिंबल दिया गया है, इनको अलग अलग सिंबल दिया गया है, इसलिए अलग अलग सिंबल दिया गया है ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके, ठीक है। तो सोडियम का एटम मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया सोडियम का एटम। तुम किसी भी एटम को ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सोडियम का ही एटम लो, मैंने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तो सोडियम का ये जो एटम मैंने लिखा है, तो सोडियम का एटम को Na करके लिखा जाता है, ठीक है, सिंबल होता है इसका। एक नंबर यहाँ लिखा होता है, कोई भी एटम लिखोगे एक नंबर यहाँ लिखा होता है। तो ये वाला जो नंबर होता है तुम्हारा, ये वाला जो नंबर होता है 11, इस नंबर की अगर हम लोग बात करें, ये जो 11 जो नंबर लिखा होता है तुम्हारा, अगर हम लोग इस नंबर की बात करें 11 नंबर की, तो ये नंबर तुम्हारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। इस नंबर को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। इसे हिंदी में परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसे हिंदी में परमाणु क्रमांक कहा जाता है। दूसरी चीज, ये वाला जो ऊपर वाला जो नंबर होता है यहाँ पर, इसको कहा जाता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, परमाणु भार कहते हैं इसे हिंदी में। कई बार क्वेश्चंस इन पर भी पूछा जाता है। किसी भी चीज से, कोई भी, चाहे पेन हो, प्लास्टिक, कैमरा, कुछ भी हो, इनमें से किसी भी चीज में से अगर एक एटम बाहर निकालोगे तो वो एटम ऐसा होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है जनरली, जब तक उस पर उसको चार्ज दिया ना जाए, ठीक है ना, जब तक उसको चार्ज दिया ना जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो न्यूट्रल होता है, वैसे उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो हम ऐसे एटम की बात कर रहे हैं, किसी न्यूट्रल एटम की। किसी न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के संख्या के बराबर होता है। किसी भी एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो उस एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और किसी भी नॉर्मल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। इसीलिए जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल तुम्हारा 0 हो जाएगा, टोटल तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसका यही मतलब हो गया है कि जो तुम्हारा नेगेटिव है उतना ही तुम्हारा पॉजिटिव है। किसी भी एटम में जितने नेगेटिव हो उतने ही पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब उस एटम के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0 है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास जो होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की अगर हम लोग बात करें तो एटॉमिक मास हमें क्या बताता है? एटॉमिक मास बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब कहने का कि एटॉमिक मास जो होता है वो बताता है कि इसके न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इतने हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर की चीज को बताता है 23 जो है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर की चीज को बता रहा होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज तुम्हारी क्या है? जैसे अब हम आते हैं एक एग्जांपल पे, मतलब वैसे ही ये तुम्हारा सोडियम का एटम है, मान लीजिए ये तुम्हारा सोडियम का एटम है। अच्छा, ये तुम्हारा सोडियम का एटम है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सोडियम के एटम में मैंने आपको बताया कि 11 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है।
11 एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब है कि उसके एक एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके एक एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 11, और उसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, उसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 11। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि -11 चार्ज भी होगा और +11 चार्ज भी अंदर मौजूद होगा। तो इस पर टोटल तुम्हारा अभी कितना चार्ज है, अगर हम अभी की बात करें तो इस पर टोटल चार्ज 0 है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर माइनस का 11 है और प्लस का 11 है, तो दोनों अगर ऐड कर दोगे टोटल चार्ज तुम्हारा कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, ऐसे करके। ठीक है ना, तो -11 और +11 दैट इज इक्वल टू 0। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, -11 +11 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ, अब आप सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से बाहर निकाल लिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल लिया। जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से बाहर निकाल लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। प्रोटॉन कितने बचे, 11। अच्छा, प्रोटॉनों को क्यों नहीं बाहर निकाला, प्रोटॉनों को क्यों नहीं बाहर निकाला? प्रोटॉनों को इसलिए बाहर नहीं निकाला क्योंकि प्रोटॉन्स बाहर निकाले ही नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं निकाले जा सकते क्योंकि प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, नाभिक के बीचों बीच में। वहां से प्रोटॉन्स को निकालना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। ठीक है, फिलहाल अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि जिसने प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया हो। ठीक है, तो ये चीज है, आगे की दुनिया में पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला बाहर, तो तुम्हारे इसके अंदर बचे 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बचे 11। तो यहां पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से कम हो चुकी है, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये लेस देन का साइन है, याद रखिएगा, ये तुम्हारा लेस देन का साइन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि टोटल चार्ज इस पर कितना आ जाएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा +11 और ये हो जाएगा -10। +11 इसलिए क्योंकि पॉजिटिव है तुम्हारा यहाँ पर ये प्रोटॉन, -10 इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये है। टोटल तुम्हारा कितना हो गया, +1, टोटल तुम्हारा +1 हो गया, ऐसे करके। तो हम लोग इसको लिखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिखा जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है ना, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये। आई होप सो कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है ना। हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तब बोला जाता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाए। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब बोला जाता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाए। और ये जो तुम्हारा एटम है, मान लेते हैं कि अब कि हमने इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12। प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11। हम कभी भी बाहर से प्रोटॉन ऐड भी नहीं कर सकते, अंदर वाली गठरी में भेजना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो तुम्हारे प्रोटॉन्स की संख्या के ज्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर जो टोटल तुम्हारा चार्ज है, जो तुम्हारा टोटल चार्ज है वो तुम्हारा हो जाएगा +11। ये जो तुम्हारा चार्ज है वो तुम्हारा हो जाएगा +11, और यहाँ पर -12 है ना, -12, और ये तुम्हारा -1। तो तुम्हारा यहाँ पर -1 हो गया। इसका मतलब जो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर जो टोटल चार्ज आ चुका है, यहाँ पर जो टोटल चार्ज आ चुका है तुम्हारा वो हो गया कितना, -1। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चार्ज माइनस आ चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे केस को बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। या ये बोले कि जब कभी भी किसी भी बॉडी या किसी भी एटम पर अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, अधिकता में है। तो ये चीज क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है कि नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो 2 पॉजिटिव, 3 बाहर निकाल लें तो 3 पॉजिटिव, 4 बाहर निकाल लें तो 4 पॉजिटिव। वैसे ही अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो 1 नेगेटिव, 2 दे दें तो 2 नेगेटिव, 3 दे दें तो 3 नेगेटिव, 4 दे दें तो 4 नेगेटिव। तो कंटिन्यूअसली इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि किसी एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं या उसमें ऐड किए जा रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं उसमें से या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उसमें डाले जाएंगे या जितने उसमें से निकाले जाएंगे उतना ही ज्यादा चार्ज डेवलप होगा एटम पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकाले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर ज्यादा डाले जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा।
एक इलेक्ट्रॉन के निकाले जाने से एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, दो निकालेंगे तो दो पॉजिटिव, तीन निकालेंगे तो तीन पॉजिटिव, चार निकालेंगे तो चार पॉजिटिव, एक डाला है इलेक्ट्रॉन इसमें तो एक नेगेटिव, दो डालेंगे तो दो नेगेटिव, तीन डालेंगे तो तीन नेगेटिव, चार डालेंगे तो चार नेगेटिव। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को किसी के अंदर डाल दिया है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेके गया उसके अंदर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दो इलेक्ट्रॉन अगर हमने डाल दिए तो कितना चार्ज लेके गया, 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन अगर इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिए तो कितना चार्ज लेकर के गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के जो चार्ज डेवलप हो रहा है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में हो रहा है, या तो 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि किसी बॉडी पर चार्ज है मगर कितना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1.5 टाइम्स नहीं। अगर किसी भी बॉडी पर 1.5 टाइम या फ्रैक्शनल वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, फ्रैक्शनल वैल्यू अगर तुम कहते हो तो ये गलत होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कभी भी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन निकालने से होगा या पूरा एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालने से होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा आधा इलेक्ट्रॉन निकालिए आधा वही है। इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो पूरा आएगा या फिर पूरा जाएगा। इसीलिए जो चार्ज डेवलप होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब पूर्णांक के गुणनफल के बराबर। इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसे करके। तो ये चीज होती है खास बात, ये चीज होती है इसकी खास बात, समझ रहे हैं, ये चीज होती है इसकी खास बात। तो इसीलिए जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो तुम्हारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में, ठीक है। इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है, ऐसी इसको एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवेश क्वांटाइज्ड होता है, मतलब आवेश जो होता है वो क्वांटाइज्ड कहा जाता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू होती है। चार्ज हमेशा एक पैकेट के रूप में जाता है, कहीं भी जाएगा या तो कहीं से निकलेगा तो पैकेट के रूप में निकलेगा, और पैकेट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर का पैकेट, ठीक है। जैसे दुकानदार से अगर तुम किसी से ये कहो कि हमको एक थोड़े से हमें वो चाहिए, कुरकुरे चाहिए, थोड़े से, पूरा पैकेट नहीं चाहिए, तो दुकानदार तुमको थोड़े से नहीं देगा, पूरा पैकेट ही देगा। बिल्कुल वैसे ही अगर तुमको कि थोड़ा सा चार्ज चाहिए, चार्ज थोड़ा सा नहीं मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम ये कहें कि किसी भी वस्तु पर, अगर हम ये कहें कि मान लेते हैं अगर ये कोई बॉडी है और इस पर मान लेते हैं कि अगर Q कूलम का चार्ज है, Q, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पर Q कूलम का चार्ज है तो Q जो होगा वो N मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n गुना होगा। अब n की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये तो बहुत सारी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 0 अगर तुम रख दोगे यहाँ पर तो q बराबर 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 0 होती है न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल जिस पर कोई चार्ज ना हो। तो n को कहा क्या जाता है, n को हम लोग नाम देते हैं डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये n होता क्या है जो मैंने आपको बताया कि हमने जैसे अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस पर चार्ज कितना आ रहा है, 1 गुना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 गुना। 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस पर चार्ज कितना आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना। तो उस पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, उस पर इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अब किस पर, एटम पर। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने अभी ऐड किए हैं वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल वैसे ही अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और कितना, 2 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर डेवलप होगा, बट पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए जो n होता है उसे डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए किसी भी बॉडी पर कोई जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है n, पॉजिटिव धन पूर्णांक कह सकते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो ये चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इस चीज को ये सिद्ध कर देता है, प्रूव कर देता है। दूसरी चीज, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे करके। जैसे पहली चीज तो मैं आपको कुरकुरे वाला एग्जांपल है, कुरकुरे वाला एग्जांपल, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन में छोटे छोटे से चार्जेस हैं, मगर ये तुम्हें थोड़े थोड़े से चार्ज नहीं मिलेंगे ना, पूरा पैकेट ही तुम्हें दिया जाएगा एकदम से कुरकुरे का, ये लो भाई कुरकुरे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ऐसे करके चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मेटल की बॉल है,
एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मेटल की बॉल है जिस पर 4000 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो डेफिशिएंट हैं। इसका मतलब 4000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 4000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है यहाँ पर। अगर ये 4000 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी है तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो पहली चीज तो हम ये बता दें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो चार्ज का टाइप कैसा होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चार्ज कितने टाइप का होगा, टाइप करने का मतलब कि उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है ना। तो उसका नेचर कैसा होगा, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो इसका यह मतलब है कि उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। और जब वो पहले ही बोल रहा है कि उसमें कमी आई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना वो कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को दर्शाती है, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज को, तो डेफिशिएंसी जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज को दिखाती है। किसकी डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर जो तुम्हारी डेफिशिएंसी है वो तुम्हारी कितनी दे रखी है, 4000। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हारा कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तुम्हारा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो जो तुम्हारा Q है टोटल चार्ज वो तुम्हारा होता है N इंटू E। और यहाँ पर चूंकि ये जो चार्ज है वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसलिए चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पर 4000 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो इस तरीके से ये तुम्हारी चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमारी कंफर्म हो जाती है कि इस पर इतना चार्ज आया है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम तुमसे ये कह देते यहाँ पर कि इस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, अधिकता है, तो चार्ज कैसा होता। अगर हम तुमसे ये कह देते कि इस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, अगर इस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है इसका मतलब ये हो गया है कि उस पर चार्ज नेगेटिव में है। इसका मतलब उस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव में है। अगर उस पर चार्ज तुम्हारा नेगेटिव में है तो हमारा वैल्यू उतनी ही आती, बस चार्ज का साइन कैसा हो जाता, नेगेटिव हो जाता, क्योंकि एक्सेस में थे। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चल गया कि चार्ज आज होता क्या है और चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है मतलब एक फिक्स वैल्यू के रूप में, एक पैकेट के रूप में होता है, ठीक है ना। और पैकेट के रूप में ही ट्रांसफर भी होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और उस पैकेट की मिनिमम चार्ज वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक, ये चीज होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे इस सेशन में, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और दूसरी चीज की आप लोग एक बुक ले लीजिएगा एस चंद्र पब्लिकेशन की, मैं उसी से सारे न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा। उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वेरियस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के। एनसीईआरटी की बुक स्टैंडर्ड है बट उसमें कई कमियां भी हैं कई जगहों पर, और कई न्यूमेरिकल्स में गलतियां भी हैं, और साथ में न्यूमेरिकल्स कम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन करवाऊंगा, तो आप लोग एक ये वाली बुक जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसी से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देता रहूंगा, नंबर बोल दूंगा, तो प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। चलिए फिर आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।